हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने चल रहे हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। देखिए, आप लोग ग्राफ जब कभी देखते हो तो ग्राफ में कई बातें देखने को मिलती हैं। क्या क्या देखने को मिलती है ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कोई एक ग्राफ मैंने बना दिया, कोई भी ग्राफ बना दिया, ये ऐसे बना दिया, और दूसरा ग्राफ ऐसे बना के इस तरीके से बना दिया। थर्ड ग्राफ मैंने बना दिया, फोर्थ ग्राफ बना दिया। ऐसे हमने 4 ग्राफ बना दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए, कोई भी ग्राफ बनेगा, ग्राफ पेपर में जब आप लाइन खींचोगे तो ऐसे ही बनेगा कोई ग्राफ, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये लेट कर लेते हैं, वही देखिए, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो जाहिर सी बात देखिए y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा फंक्शन दिया गया है। अगर हमारा कोई पॉइंट x1 हो जाए, x1, तो ये y की वैल्यू जो हो जाएगी, जाहिर सी बात इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर हम x1 पुट करेंगे तो y1 मान लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। तो अब हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास इन चारों की केस में x1, ये कोई पॉइंट होता है x1 y1। तो यहाँ पर अगर मैंने x1 लिखा, ये x1 हो गया, तो रेस्पेक्टिव वैल्यू y1 हो जाएगी, और y1 यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा y1। यानी ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, क्या होगा, x1 y1 हो जाएगा। ये पॉइंट x1 y1 हो जाएगा। इसी बात को समझिएगा, y1 मतलब fx1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं कि x2 यहाँ पर है, तो x2 के रेस्पेक्टिव जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा y2 हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट क्या हुआ, x2 y2 हो गया। और y2 के लिए यहाँ से अगर ऐसे देखा जाए तो ये पॉइंट y2 हो गया। थर्ड केस में आते हैं, और यहाँ भी हम देखते हैं कि सपोज कीजिए मेरा पॉइंट यहाँ पर x1 हुआ, तो जाहिर सी बात x1 के लिए y1 हो जाएगा। ऐसे कोई x2 ले लिया, y2 ले लिया। इन दोनों की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इन दोनों की जब बात करते हैं तो अभी आपने क्या देखा कि जैसे ही हमने कहा कि भाई x1 लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 है, दोनों केस में x1 लेस देन x2 है, तो आपने ये बोला कि ये जो fx1 है मीन y1 है, आप ऐसे बोल सकते हो कि y1 लेस देन y2 है। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 लेस देन x2 है, तो इससे आपको ये मिल गया y1 मीन fx1 लेस देन fx2 है। तो इस ग्राफ में क्या देख रहे हो कि ये तो बहुत डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज ही हो रहा है, लगातार इंक्रीज होता हुआ जा रहा था, तो इंक्रीजिंग हो गया। ये भी तो इंक्रीज हो रहा था, ये देखो x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की भी वैल्यू बढ़ रही है, तो दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो इनको कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ पर एक बात रह जाती, क्या रह जाती है उसको समझिएगा कि ये जो दूसरा वाला ग्राफ है, जैसे हम इसमें बात करें कि भाई देखिए, अब आप देखिए ये ग्राफ की बात हो रही तो आप कह दो x1 यहाँ पर है,
तो यहाँ पर x2 है। दोनों केस में क्या देखोगे कि ये fx1 या y1 और ये fx2 दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएगा, इक्वल अगर है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ठीक है, यानी हॉरिजेंटल लाइन बन रही है। तो अब आप ये कहोगे कि दूसरे वाले ग्राफ में इक्वल होने के चांसेज भी हैं। x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन आर इक्वल टू fx2 है, ये भी केस हो सकती है। तो फर्स्ट वाली जो केस आपकी बन रही है उसमें देखिए इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ये दोनों फंक्शन हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन हुए। लेकिन पहली केस में आपका हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरे में ओनली इंक्रीजिंग लिखेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपको बातें मिल गई। अब हम थर्ड केस में आ जाते हैं। थर्ड में क्या देखते हैं कि यहाँ पर सपोज डेट x1 होता है तो इसके रेस्पेक्ट में y1 यहाँ पर हो जाता है। ये हमारा x2 होता है, y2 हो जाता है। क्या देखा है आपने कि x1 लेस देन x2 है, लेकिन जब इसके रिस्पेक्टिव वैल्यू देख रहे हैं तो fx1 ग्रेटर देन fx2 मिल रहा है, यानी fx1 की वैल्यू ये y1 की वैल्यू ग्रेटर है देन y2। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया आपके पास। डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और डिक्रीजिंग फंक्शन में भी कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो हम इसको लिखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम लास्ट केस में देखें, देखिए ऐसे अगर x1 यहाँ पर है तो इसके रेस्पेक्ट पे ये y1 हमारे पास y1 या fx1 कह सकते हो, दिस होगा। और अगर यहाँ पर x2 है तो इसके रेस्पेक्ट में ये y2 कम होगा। तो यहाँ भी वही बात हुई कि x1 लेस देन x2 लेस देन x2, तो fx1 की वैल्यू, ये देखिए fx1 की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई fx2। लेकिन यहाँ पर जब यही x1 इस वाले पॉइंट पर कहीं आ जाएगी तो ये भी इक्वल हो जाएगा, fx1 fx2 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल टू का भी साइन होगा, ये ओनली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ आपने जो देखा वो ये देखा कि x1 लेस देन x2, इसमें हमने देखा x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2। अगर x1 लेस देन x2 है तो इसी के रेस्पेक्ट में y1 लेस देन y2, इसको मैंने लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं fx1 लेस देन fx2, या y1 लेस देन y2 भी लिख सकते हो। मैं fx1 में लिख लेता हूँ, एज ए फार्मूला बना रहा हूँ आपका। इसलिए इस तरीके से आपने क्या देखा कि अगर x1 लेस देन x2 है और fx1 लेस देन fx2 है, fx1 लेस देन आर इक्वल टू fx2, तो यहाँ पर मतलब ये जो लेस देन है ग्रेटर देन का साइन होता है, दोनों एक ही साइड में है, एक ही साइड में है और इक्वल नहीं लगा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर इक्वल लग गया है तो ओनली इंक्रीजिंग वर्ड यूज होगा। x1 लेस देन x2 दोनों केस में है, लेकिन अगर ये साइन लेस देन का ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया, सीक्वेंस वही है, और इक्वल नहीं लग रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वल लग गया है तो ओनली डिक्रीजिंग लिखेंगे। इन बातों से ही, यानी ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, इसी से हम किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने की कंडीशन को निकाल लेंगे। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं।
देखिए आपके पास एक क्वेश्चन हो जाता है f(x) इक्वल टू 3x माइनस 5। इसको हमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ या डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो x जो भी होगा अपने इंटरवल में ये बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल है हमारे पास, तो हम कहेंगे लेट x1 लेस देन x2, ऐसी कंडीशन मैंने लेट कर लिया, x1 लेस देन x2। अब देखिए x1 x2 से लेस होगा, यहाँ पर 3x है, 3x है, तो 3 से अगर मैं मल्टीपल कर दूँ, 3x1 लेस देन 3x2 ऐसा हो जाएगा। यानी सिंबल चेंज नहीं होगा, लेस देन तो लेस देन होगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीपल कर दो। -5 बोथ साइड कर लेते हैं, 3x1 माइनस 5 लेस देन 3x2 माइनस 5, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए 3x माइनस 5 fx होता है, तो अगर ये x1 हो गया तो ये fx1 हो गया। इससे क्या मिल गया कि x1 लेस देन x2 था, तो आपने इसको सॉल्व किया और ये आ गया fx1 लेस देन fx2। क्या आप बोलोगे? अगर देखें तो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मीन हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर दिस फंक्शन बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हो गया आपका। इसी तरीके से मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, f(x) इक्वल टू 7 माइनस 5x। इसमें हमें चेक करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन। तो ऐसे केस में हम लिखेंगे लेट x1 लेस देन x2। जब मैंने लिखा x1 लेस देन x2, तो आपने क्या कहा कि 7 माइनस 5x है, हम सबसे पहले -5 से मल्टीपल कर लेते हैं। देखिए -5 से जैसे ही हमने मल्टीपल करने की कोशिश की, तो ये वाली केस हो गई -5x1 एंड -5x2। देखिए माइनस से मल्टीपल करते ही इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद 7 भी बोथ साइड ऐड कर लो, 7 माइनस 5x1 ग्रेटर देन 7 माइनस 5x2। अब ये x1 अगर हो जाए तो fx1 हो जाएगा, fx1 ग्रेटर देन fx2। क्या लिखोगे कि x1 लेस देन x2, दिस implies that fx1 ग्रेटर देन fx2। देखिए यहाँ सिंबल चेंज हो गया, देयरफॉर दिस फंक्शन बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक एक एग्जांपल लिया और सॉल्व कर लिया। अब हम इसी बात को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और किस फार्मूले से चेक कर सकते हैं, ये भी बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ऐसे आपका चेंज हो रहा है, जैसे ये x1 है, ये x2 है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये ऐसे स्लोप बन रहा है, इसी को आप लोग थीटा बोलते हो। और इस की वैल्यू को अगर मैं y1 बोलूँ तो ये हमारा y2 हो जाएगा। ये तो यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है डेल्टा y हुआ, कब हुआ? जब ये x1 से x2 चेंज होते ही डेल्टा x चेंज होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू यहाँ बन रहा है, और ये tan थीटा हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, और इसी tan थीटा को dy बाई dx बोलते हैं, या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को जब
वैल्यू डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो आप इसको डी वाई बाई डी एक्स बोलते हो। मीन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। और ये देखो, जब भी फंक्शन ऐसे होगा, ऐसे, तो हमेशा ये जो लाइनें होती हैं, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे लाइनें 90 तक, मतलब 0 से 90 तक ये ऐसे बनता जाएगा, तो ग्राफ इंक्रीजिंग रहेगा इसका। और उसके बाद 90 के आगे जैसे बढ़ेगा, 90 से आगे मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से बढ़ा, ऐसे बढ़ा, तो आप क्या देखते हो कि आपका ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा वैल्यू किसी भी ग्राफ में, ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एंगल देखोगे मोर देन 90 होने लगेगा, तो कभी भी टेन थीटा की वैल्यू अगर थीटा 90 से कम होती है तो ये वैल्यू क्या होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए टेन थीटा अगर थीटा 90 से कम है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया। इंक्रीजिंग के लिए, अच्छा इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली, लेकिन यही डिफ्रेंसिएशन जो होता है डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ओनली इंक्रीजिंग लिखेंगे। सेकंड केस मैंने बताया कि डी वाई बाई डी एक्स जो है अगर लेस देन जीरो हो गया तो ये डिक्रीजिंग होगा, लेकिन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इसी केस में डी वाई बाई डी एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ओनली डिक्रीजिंग हुआ। किस मतलब किसी भी इंटरवल पर, ठीक है, किसी इंटरवल पर फॉर एक्स बिलोंग टू, तो ये सभी कंडीशन होगी फॉर एक्स बिलोंग टू एक्स नॉट, ये सभी केस जो है फॉर एक्स नॉट के लिए। हमने इस तरीके से जो डिफ्रेंशिएट करके निकाला है, इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के रूप में भी हम निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से हमने बता दिया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात, इसको आप समझिएगा। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं और क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। जिससे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से चेक कर लेते हैं। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट किया, इसी को तो y भी आप लिख सकते हो ना, ये y इक्वल टू एक्स। तो अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस 0। इसका मतलब हुआ डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर आ गया। समझिएगा y इक्वल टू एफ एक्स जब लिखा होता है तो इसके डेरिवेटिव को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स ऐसा लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, इसी बात को वाई डैश लिख लेते हैं, इसी को y1 लिख लेते हैं, इसी को f1 x भी लिख लेते हैं। तो ऐसे डेरिवेटिव के सिंबल होते हैं। यहाँ तक आगे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यहाँ से हमें क्या मिला कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो गया। तो ऐसे कुछ एक दो और एग्जांपल ले लेता है। चलिए
हम एक एग्जांपल लिखते हैं कि फाइंड द इंटरवल्स। फाइंड द इंटरवल्स आपके पास एक क्वेश्चन नोट किया कि फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच फॉलोइंग फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग। मतलब इसकी सभी कंडीशन आपको निकालना है। एक क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले तो क्या करोगे? सिंपल से हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यानी एफ डैश एक्स कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 10 का डिफरेंशियल 0 माइनस 6 माइनस 2 जा 4x। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए डी बाई डी एक्स मैंने क्या बताया था, ग्रेटर हो जाए या लेस हो जाए। मीन इक्वल टू 0 कर लेते हैं पॉइंट और उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं। तो ये जो केस आई माइनस 6 माइनस 4x हो गई और एफ डैश एक्स की वैल्यू मैं 0 पुट कर लेता हूँ। तो अगर मैं एफ डैश एक्स 0 पुट करता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा, एफ डैश एक्स हटा देते हैं और यहाँ पर 0 रख लेते हैं। सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 3/2। x की वैल्यू यहाँ पर 3/2 हो गई और इसके किस साइड में देखिए x बिलोंग टू रियल नंबर इसमें होगा ही, तो हम ये देखते हैं कि इसके किस साइड में ग्रेटर होगी वैल्यू, किस साइड में लेस होगी। तो नंबर लाइन से अगर मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट होगा, इधर प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। x इक्वल टू 3/2 ये आपके हो गया। ये तो आपका 3/2 आपने पॉइंट लिख लिया, लेकिन राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, तो ऐसे आपका हो गया। मीन 3/2 टू इनफाइनाइट, 3/2 टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट टू 3/2। माइनस इनफाइनाइट टू 3/2 निगेटिव वैल्यू हो जाएगी और इस साइड आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट केस आप आंसर का ये लिखोगे, f इज strictly increasing on the interval 3/2 to infinite। ये यहाँ से यहाँ तक मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। सेकंड, यही तो बताया गया है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा? 3/2 के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव होगा। f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग on the interval माइनस इनफाइनाइट टू 3/2। इसमें आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन देखा और अभी इसी केस में अगर ऐसा देख लें कि ये हमारा पॉइंट है, जो ये पॉइंट x इक्वल टू x इक्वल टू -3/2 था, इसको -3/2 लिखिए। तो इसी केस में अगर मैं देखता हूँ, थर्ड केस अगर मैं देख लूँ, f इज देखिए स्ट्रिक्टली हट जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इंक्रीजिंग कहाँ होगा? ऑन द इंटरवल -3/2 टू इनफाइनाइट। यहाँ
क्लोज ब्रैकेट लगा दो। इस तरीके से क्लोज लग गया, इसका मतलब इस पर तो वैल्यू इक्वल होगी, इंक्लूडेड वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आप केवल इंक्रीजिंग लिखोगे। और फोर्थ केस में f इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू -3/2, यहाँ -3/2 पर क्लोज ब्रैकेट लगा दो। तो इस तरीके से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हो। स्ट्रिक्टली है या नहीं, स्ट्रिक्टली वर्ड वहाँ यूज होगा जहाँ इक्वल नहीं होगा, मीन क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। तो इस तरीके से आप सब कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय मैंने 3/2 लिख दिया था, जो -3/2 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि -4x -6 है तो इक्वल टू 6 होगा, x इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। तो ये सही कर लीजिएगा, वैसे मैंने सही कर दिया है, माइनस साइन होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आता, कहीं कोई भी आपको डाउट्स होता है तो आप मुझे बताइएगा। वैसे क्वेश्चन ऑन AOD, क्वेश्चन ऑन AOD ये प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जहाँ मिलेगा आप देखोगे, मान लीजिए कोई शेयर भी करता है, कहीं से आप पा भी जाते हो, तो ये यूट्यूब के प्ले लिस्ट में क्वेश्चन ऑन AOD देखोगे, वहाँ पर आपके इसके बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ देख लीजिएगा। अगर कहीं उसके बाद भी कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।